नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया नॉवल लेके आया हूँ। नॉवल को लिखा है प्रकाश भारती जी ने। चैनल पर श्रोताओं की डिमांड थी कि मैं प्रकाश भारती के भी नॉवेल्स लेकर आऊं, इसलिए आपकी डिमांड्स को पूरी करते हुए मैं लेकर आया हूं प्रकाश भारती जी का ये नॉवल, जिसका नाम है लाश की हत्या। ये उपन्यास सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश की हत्या नॉवल का पहला पार्ट। वे दोनों बार काउंटर से दूर कोने में एक मेज पर बैठे थे। सुरेश दुग्गल के सामने विस्की का आधा भरा ग्लास रखा था। उंगलियों में ताज़ा सुलगाया हुआ सिगरेट दबा था। विस्की के प्रभाव से उसका खूबसूरत चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें बोझिल सी थी। वो भयानक मानसिक संघर्ष में फंसा सा नजर आ रहा था। राजेश तनी खींच भरी सवालिया निगाहों से उसे घूर रहा था। मैं उस हरामजादे को सूट कर दूंगा। अचानक सुरेश भारी स्वर से बोला, तुम सुन रहे हो ना राजेश, जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले को। और गहरी सांस लेकर चुप हो गया। राजेश का जी चाहा अपना सिर पीट ले। 10 मिनट में चौथी दफा उसने ये सब सुने थे। हर बार नपे तुले ढंग से इतना ही कहकर सुरेश ने इसी तरह खामोशी अख्तियार कर ली थी। और राजेश ने हर मर्तबा पूछा था कि वो किसकी बात कर रहा था, लेकिन सुरेश ने कतई कोई जवाब नहीं दिया था। अब राजेश का धैर्य छूटने लगा था। उस पर झुंझलाहट सवार होनी शुरू हो चुकी थी। आज उसका बर्थडे था। वो सुधीर और सपना के साथ अपने अलग ढंग से जन्मदिन की खुशी मनाना चाहता था। नगर के सबसे शानदार रेस्तरां क्वालिटी में डिनर के लिए टेबल रिजर्व करा चुका था। नई अंग्रेजी फिल्म के नाइट शो की 3 टिकटें उसकी जेब में थी। इस मुबारक दिन की शाम को रंगीन बनाने के लिए वो शैंपेन की बोतल का भी खास तौर पर इंतजाम कर चुका था। आजकल आयातित शराब आसानी से उपलब्ध नहीं थी, इसलिए राजेश हफ्ता भर पहले इस बार के बारमैन से शैंपेन अरेंज करने को कह गया था। बारमैन उसका परिचित था। उसने विश्वास दिलाया था कि बोतल मिल जाएगी। करीब 15 मिनट पहले राजेश बोतल लेने के लिए ही बार में आया था और सुरेश दुग्गल बिन बुलाई मुसीबत की तरह उसके गले पड़ गया था। अपनी धुन में खोया राजेश बार में दाखिल होने के बाद सीधा काउंटर पर पहुंचा। कोने की मेज पर बैठे सुरेश दुग्गल की ओर उस वक्त उसका ध्यान नहीं गया था। बारमैन ने खूबसूरती के साथ ब्राउन पेपर में पैक्ड बोतल उसे दे दी। बारमैन का शुक्रिया अदा करते हुए राजेश खुशी खुशी पलटा। दरवाजे की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अपना नाम पुकारा जाता सुनकर ठिठक गया। आवाज की दिशा में निगाह उठाते ही सुरेश दुग्गल के दर्शन हो गए। राजेश को थोड़ा ताज्जुब हुआ। अभी दोपहर के बाद 3 बजे थे, जबकि सुरेश के रंग ढंग से लग रहा था कि वो करीब आधे पौने घंटे से वहां बैठा था और इस बीच कम से कम 3 पैक जरूर झाड़ चुका था। उसे यूं बेवक्त दिन दहाड़े शराब पीता देखकर राजेश असमंजसता पूर्वक उसकी ओर बढ़ा। खूबसूरत, तंदुरुस्त और होनहार युवक सुरेश दुग्गल उसी की तरह एडवेंचरर का क्राइम रिपोर्टर था। उसके इंतहाई खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आधुनिक बीवी की वजह से सभी पुरुष सहकर्मी उससे ईर्ष्या करते थे। राजेश उसकी बीवी प्रतिमा से भी कई बार मिल चुका था। पति पत्नी के परस्पर प्रगाढ़ प्रेम से वो अत्यंत प्रभावित हुआ था। दोनों अपने विवाहित जीवन से पूर्णतया सुखी एवं संतुष्ट थे। लेकिन पिछले चंद दिनों से वो सुरेश में भारी तब्दीलियां नोट कर रहा था। उसके काम में लापरवाही आती जा रही थी। शाम के वक्त अक्सर पिए हुए नजर आता था। सुंदर हंसमुख चेहरे पर चिंता की लकीरें स्थायी होती जा रही थी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था, मानो कोई गम था जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। और उसे भुलाने के लिए ही आम आदमियों की भांति वो भी शराब का सहारा ले बैठा था। राजेश ने कई बार टोका, उसकी परेशानी जानने की कोशिश की, लेकिन वो साफ टाल जाया करता था। जाती तौर पर राजेश का अनुमान था सुरेश में आई इन तब्दीलियों का उसकी पार्ट टाइम की उस नौकरी से ताल्लुक जरूर था जो वो करीब 2 महीने पहले एक वीकली पेपर योर वॉइस में करने लगा था। बकौल सुरेश दुग्गल पार्ट टाइम की उस नौकरी से उसे खासी अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। ये नौकरी ज्वाइन करने की वजह बताते हुए आरंभ में उसने कहा था, यार राजेश, यही दिन है बीवी को ऐश कराने के। 4 पैसे ज्यादा हाथ में आएंगे तो उसकी फिजूल खर्ची भी नहीं अखरेगी। खूबसूरत बीवी तकदीर में लिखी थी सो मिल गई, लेकिन उसकी खूबसूरती को लंबे अरसे तक कायम रखने के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उसे खुश रखना ज़रूरी है, और इसके लिए भी पास में पैसा होना निहायत ज़रूरी है। कुल मिलाकर मुद्दा ये कि सुरेश अपनी खूबसूरत बीवी को ऐशो आराम की खातिर एडवेंचरर की नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम भी कर रहा था। राजेश उसके सम्मुख जा पहुंचा। हेलो सुरेश। हेलो राजेश, आओ बैठो। सुरेश के स्वर में अजीब सा खोखलापन था। राजेश सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया।
क्या लोगे? सुरेश ने पूछा। विस्की या कुछ और? कुछ नहीं, तुम जानते हो मैं कभी कभार ही पी लेता हूँ। आज भी शौक यही सही? नो थैंक यू। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? मैं जिस लिए आया था वो काम कर चुका हूँ, राजेश ने कागज में लिपटी बोतल की ओर संकेत करते हुए कहा। फिर पूछा, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, सुरेश सुस्त स्वर से बोला, मुझे कुछ काम था। यही जो कर रहे हो? राजेश ने विस्की के ग्लास की ओर इशारा किया। नहीं। फिर और ऐसा क्या काम था कि ऑफिस से भी छुट्टी कर दी? सुरेश ने जवाब नहीं दिया। राजेश ने कुछ देर उसके बोलने का इंतजार किया, फिर उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि इस तरह खुद को शराब में डुबोकर वो अपनी जिंदगी तबाह कर लेगा और अपने साथ साथ प्रतिमा को भी बर्बाद कर देगा। सुरेश गुमसुम बैठा सुनता रहा। अचानक उसका चेहरा तमतमा गया, गर्दन की नसें तन गई। एक एक शब्द पर जोर देता हुआ पहली बार बोला, मैं उस हरामजादे को शूट कर दूंगा। तुम सुन रहे हो ना राजेश? जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले को। और ग्लास उठाकर आधा खाली कर दिया। राजेश पहले तो चौंका, फिर नशे की बहक समझकर मुस्कुरा दिया। उसने पूछा, किसके लिए इतने बुलंद इरादे बना रहा था? लेकिन सुरेश ने एक बार जो चुप्पी साधी तो फिर तभी उसका मौन टूटा जब दूसरी बार उसने यही सब दोहराए थे। राजेश ने पुनः जानने की कोशिश की, मगर सुरेश पहले की भांति खामोश होकर सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने लगा था। राजेश ने जब चौथी बार भी यही रटे रटाए सब सुने और पूछने पर जवाब में खामोशी पाई तो उस पर झुंझलाहट सवार होने लगी। सोचने पर मजबूर हो गया कि सुरेश नशे में बहक रहा था और वो खुद इस देवदास के मुंह लगकर न सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा था बल्कि अपने अच्छे खासे मूड का भी सत्यानाश किए ले रहा था, जबकि उसने अभी घर जाकर और भी कई जरूरी काम निपटाने थे। उसने निश्चय किया कि यहाँ से फूट लेना ही बेहतर था। राजेश उससे इजाजत लेने के बारे में सोच ही रहा था। सुरेश ने 5वीं बार कहना शुरू किया, तुम सुन रहे हो ना? इस बार सचमुच राजेश को क्रोध आ गया। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मेरे बाप। सुरेश को मुर्गे की 1.5 टांग वाला अपना राग अलापने का मौका दिए बगैर वो झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, 4 बार पहले भी सुन चुका हूँ। अगर इन्हीं जुमलों का पाठ करना है तो किसी और को सामने बैठा लो, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जवाब में सुरेश ने इतनी कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा कि उठना चाहकर भी राजेश उठ नहीं सका। सुरेश के चेहरे पर क्रोध एवं घृणा के गहन भाव उत्पन्न हो गए। यकीन करो, वो बोला, मैं वाकई उस हरामजादे को शूट कर दूंगा और जिंदा नहीं छोड़ोगे साले को। राजेश उसके शेष शब्द दोहराता हुआ पूर्व स्वर में बोला, इस मंत्र का जाप तुम पहले भी कई बार कर चुके हो, लेकिन यह भी तो पता चले किस्सा क्या है। किसे शूट कर दोगे, किसे जिंदा नहीं छोड़ोगे? सुरेश की मुट्ठियां भीज गई। उसी कमीने देवराज मेहता को। राजेश बुरी तरह चौंका, फिर अजूबे की तरह उसे हैरानगी और अविश्वास पूर्वक घूरने लगा। सुरेश ने गहरी सांस लेकर बड़े इत्मीनान से अपना ग्लास उठाकर खाली किया। ग्लास नीचे रखकर नई सिगरेट सुलगाई। वेटर को फ्रेश ड्रिंक लाने का संकेत कर दिया। राजेश ने बार रूम में निगाहें दौड़ाई। उन दोनों के अलावा सिर्फ 3 ग्राहक मौजूद थे। वे तीनों उनसे दूर काउंटर पर बैठे थे। एक बेरा काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ा था और दूसरा सुरेश के लिए ड्रिंक ला रहा था। बेरा ड्रिंक सर्व करके लौट गया। तुम्हारा मतलब योर वॉइस के मालिक देवराज से है? राजेश ने जानना चाहा। हाँ, उसी कुत्ते से है, सुरेश नफरत से पगे स्वर में बोला। राजेश की उत्सुकता स्वाभाविक थी। कुछ देर पहले तक वो इसी वहम में था कि सुरेश बेवक्त ज्यादा चढ़ा गया था और नशे में बहक रहा था। इस बात की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसी को शूट करना चाहते हो? राजेश ने पूछा। हाँ, सुरेश ठोस स्वर में बोला। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो है इसी काबिल। ये क्या बात हुई, साफ साफ बताओ। अब से पहले 5 बार जो कुछ मैं दोहरा चुका हूँ, सुरेश दृढ़तापूर्वक बोला। उसे तुम साफ साफ नहीं समझते? यानी तुम वाकई देवराज का खून कर दोगे? बेशक, लेकिन क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुरेश की आंखों में खून उतर आया। बिगाड़ा है? कहकर वो पल भर के लिए रुका, फिर अपार घृणा मिश्रित हिंसक स्वर में बोला, वो कमीना मेरी भोली भाली बीवी पर डोरे डाल रहा है। उस बेचारी को अपनी घिनौनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। राजेश के मुंह से बोल तक नहीं फूटा। इस बात को लेकर सुरेश तो क्या, किसी भी औरत का पति मरने मारने पर उतारू हो सकता था। वो समझ गया कि सुरेश की तमाम परेशानियों की जड़ यही थी। जहां तक देवराज मेहता का सवाल था, राजेश भी उसे अच्छा आदमी नहीं समझता था। हालांकि वो दौलतमंद था। उसके वीकली पेपर की गिनती राष्ट्रीय स्तर पर सफलतम साप्ताहिक समाचार पत्रों में होती थी। लेकिन सेक्स के मामले में उसके बारे में कहा जाता था, अगर उसकी अपनी कोई सगी बहन होती तो उसने उसे भी महज औरत ही समझना था। आम अफवाह थी। अपने पैसे के दम पर वो हर उस औरत को हासिल कर लिया करता था जिसे हासिल करना चाहता था। विवाहित होने के बावजूद नई नई औरतों का रसिया देवराज मेहता का सुंदरी प्रतिमा पर डोरे डालने की कोशिश करना उससे अनपेक्षित नहीं था। स्थिति वास्तव में गंभीर थी।
क्योंकि राजेश की जानकारी के मुताबिक देवराज मेहता बेहद जिद्दी किस्म का आदमी था। किसी के समझाने बुझाने अथवा डराने धमकाने से वो अपने इस इरादे से हरगिज भी बाज आने वाला नहीं था। इधर सुरेश उसके खून का प्यासा हो रहा था। वो जो कुछ कह रहा था उसे कर गुजरने लायक मुनासिब हौसले की कमी भी उसमें नहीं थी। राजेश ने देखा सुरेश अब अपेक्षाकृत सामान्य नजर आ रहा था। मानो ये सब बताकर उसके दिलो दिमाग का बोझ कुछ हल्का हो गया था। लगता है तुम पर विस्की बुरी तरह हावी हो गई है, राजेश उसे और कुरेदने के विचार से बोला, इसलिए उल जलूल बक रहे हो। नहीं दोस्त, यकीन करो मैं पूरे होशो हवास में हूँ। सुरेश का स्वर संजीदा था। या फिर खूबसूरत बीवी का पति होने की वजह से सक्की हो गए हो? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? तुम शायद नहीं जानते कि देवराज के इस कमीनेपन को बताकर तुम अपनी बीवी पर भी बदचलनी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। जानता हूँ, लेकिन प्रतिमा निर्दोष है। वही कमीना उसे बहका रहा है। सुरेश की आंखों में पत्नी के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास के भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे। तुम्हारी बात तर्कसंगत नहीं है, राजेश बोला। क्या मतलब? अगर प्रतिमा निर्दोष है तो वो बहकी क्यों रही है? वो नादान तो नहीं है कि अपना भला बुरा ना समझ सके। उसी को समझा दो, काम खत्म हो जाएगा। क्यों खून खराबे के चक्कर में पड़ते हो? सुनो, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तत्पश्चात सुरेश करीब 10 मिनट तक बोलता रहा। राजेश ने गौर से उसकी एक एक बात सुनी। वो इस नतीजे पर पहुंचा, सुरेश के सामने कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर कहा जा सके कि प्रतिमा और देवराज मेहता के आपस में गलत ताल्लुकात थे। लेकिन देवराज मेहता की फितरत को ध्यान में रखते हुए ऐसे ताल्लुकात होने का जो भारी शक सुरेश को था, उसकी वजह जरूर तगड़ी और ठोस थी। अब तुम समझे कि मैं क्यों उस हरामी के बच्चे का खून करना चाहता हूँ? अंत में सुरेश ने पूछा। राजेश कुछ नहीं बोला। वो इस सिलसिले को निपटाने का कोई सहूलियत वाला तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई मुनासिब तरीका नहीं सोच सका। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 5 बजने वाले थे। माय गुडनेस, वो खड़ा होकर बोला, कितनी देर हो गई? फिर सुरेश से पूछा, तुम अभी यहीं जमोगे या चल रहे हो? सुरेश अपना ड्रिंक खत्म करके खड़ा हो गया। चलो चलते हैं। राजेश ने अपनी शैंपेन की बोतल उठाई और सुरेश के साथ बार से बाहर आ गया। कहाँ जाओगे? राजेश ने पूछा। घर। तब तो तुम्हारा मेरा रास्ता अलग अलग है। स्कूटर लाए हो? हाँ। सुरेश ने पास ही पड़े अपने चेतक की ओर इशारा किया। ये खड़ा तो है। क्या बात है, मेरे स्कूटर को भूल गए हो? या जो विस्की मैंने पी है उसका नशा तुम्हें हो गया है? नहीं, राजेश ने विचारपूर्वक कहा, फिर हिचकिचाता हुआ बोला, एक बात मानेगा सुरेश? क्या? देवराज मेहता को शूट करने की बात दिमाग से निकाल दो। इसका अंजाम किसी के लिए भी अच्छा साबित नहीं होगा। उसे मारने के बाद मुझे फांसी लग जाएगी और प्रतिमा बेवा हो जाएगी, यही ना? एकाएक सुरेश भड़क कर बोला। नामुमकिन राजेश, मेरा फैसला अटल है। तुम्हें जो कुछ मैंने बताया है उसके पीछे मेरी नीयत तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने की या तुमसे सलाह लेने की नहीं थी। राजेश की नज़रों में उसका यह फैसला सरासर बेवकूफ़ाना था। उसकी इस पागलपन भरी जिद पर उसे ताव आ गया। फिर क्या नीयत थी तुम्हारी? उसने गुस्से को जब्त करते हुए पूछा। बताता हूँ, सुरेश सुस्त स्वर से बोला। इत्तेफाक से तुम बार में मिल गए तो इस उम्मीद में सारा किस्सा सुना बैठा, क्योंकि एडवेंचरर के एडिटर मिस्टर जोशी के तुम काफ़ी नज़दीक हो। वो तुम्हारी बात मानता है। इस बात से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो खुदकुशी करने का फैसला कर चुके हो। खुदकुशी? जानबूझकर किसी की हत्या करके फांसी पर चढ़ जाना, और क्या है? तुम जो मर्जी कहो। सुरेश खोखले ढंग से हंसा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे बाद जोशी से कहकर प्रतिमा को एडवेंचरर में नौकरी दिला देना। फिर सुरेश अपने स्कूटर की ओर बढ़ गया। राजेश स्तब्ध खड़ा रहा। सुरेश ने पलट कर देखे बगैर स्कूटर स्टार्ट किया और चला गया। राजेश की मोटरसाइकिल बार से थोड़े फासले पर खड़ी थी। वो धीरे धीरे उधर ही बढ़ गया। राजेश ने आखिर सुरेश की समस्या का हल ढूंढ ही लिया। वो घर लौटने की बजाय सीधा सुधीर के ऑफिस पहुंचा। उस वक्त 5:30 बज रहे थे। सुधीर की सेक्रेटरी सपना सबरवाल छुट्टी करके जा चुकी थी। खुद सुधीर भी ऑफिस बंद करके घर जाने ही वाला था। राजेश खामोशी से भीतर दाखिल हुआ। कागज में लिपटी शैंपेन की बोतल डेस्क पर रख दी और सामने पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गया। आदतन चहकते रहने वाले राजेश को मुंह लटकाया आता देखकर सुधीर तनिक चौंका। आज ना तो उसने सरलक होम्स कहकर उसे संबोधित किया और ना ही अन्य कोई फिक्रा कसा था। क्या बात है डॉक्टर वॉटसन? सुधीर उसके विचारपूर्ण चेहरे पर नजरें जमाकर बोला। खैरियत तो है? तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? तुम्हें तो बाकायदा भंगड़ा करते हुए यहाँ आना चाहिए था। आखिर आज तुम्हारा जन्मदिन जो है। राजेश ने गहरी सांस लेकर सुधीर की ओर देखा, फिर एक एक शब्द का चयन करता हुआ बोला, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। जन्मदिन के उपहार स्वरूप? प्लीज बी सीरियस। सुधीर ने नोट किया राजेश वास्तव में गंभीर था।
ये उसका अभिनय नहीं था। ओके, आई एम सीरियस, वो बोला। कहो, कैसी मदद चाहते हो? राजेश ने राहत की गहरी सांस ली और बार में सुरेश से हुई मुलाकात के बारे में बता दिया। यकीन मानिए, उसकी बातों और रंग ढंग से साफ जाहिर है। अंत में राजेश बोला, जो कुछ वो कह रहा था उसे 100% कर गुजरेगा। उस हालत में मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। इसलिए नहीं कि सुरेश मेरा हमपेशा दोस्त और कुलीग है, फिर किस लिए? इसलिए कि हत्या जैसे जघन्य अपराध की पूर्व सूचना होते हुए भी मैं उसे रोक नहीं सका। आई सी, इसी मामले में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सुधीर ने असमंजसतापूर्वक पूछा। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, कोई मनोचिकित्सक या मैरिज काउंसलर नहीं, जबकि तुम्हारे दोस्त को इन्हीं की सहायता की आवश्यकता है। आप उसे चेतावनी तो दे ही सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा जब खुद कह चुके हो कि तुम्हारे समझाने बुझाने और चेतावनी देने के बावजूद वो अपने बेवकूफ़ाना इरादे से बाज आता नहीं लगता। तुम उसके दोस्त हो, उसने तुम्हारी नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ, या तो वो बहुत ज़्यादा नशे में रहा होगा या फिर इस हद तक पागल है कि जानबूझकर फांसी का फंदा अपने गले में डालना चाहता है। मैं सुरेश की बात नहीं कर रहा हूँ, राजेश ने प्रतिवाद किया। फिर किसे चेतावनी दिलाने के लिए कह रहे हो? प्रतिमा दुग्गल यानी उसकी बीवी को। मतलब वही इस सारे रोग की जड़ है। अगर उसके दिमाग में ये बात बैठा दी जाए कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसका पति हत्या जैसा भयानक अपराध करने वाला है, तो इस मामले से फौरन खुद को अलग कर लेगी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ वो पढ़ी लिखी और समझदार भी है। अगर वो ऐसी है तो इतनी समझ खुद उसमें भी होगी। कई बार अच्छे भले जिम्मेदार आदमी भी गुमराह हो जाते हैं और समझाने से ही सही रास्ते पर आ जाते हैं। मैं उन दोनों पति पत्नी से भली भांति परिचित हूँ। वे अपने विवाहित जीवन से पूरी तरह सुखी और संतुष्ट थे। सारी गड़बड़ तभी शुरू हुई जब सुरेश ने देवराज मेहता के यहाँ पार्ट टाइम करना आरंभ कर दिया। 1.5 महीने पहले तक प्रतिमा सुरेश के प्रति पूरी तरह वफादार थी। आप जाकर उसे समझा देंगे तो मेरा ख्याल है वो जल्दी समझ जाएगी और देवराज मेहता से बिल्कुल किनारा कर लेगी। तुम खुद ही जाकर उसे क्यों नहीं समझा देते? तुम्हारी बातों का उस पर ज़्यादा और जल्दी असर होगा। मुझे तो वो जानती तक नहीं है, फिर भला मेरी बात सुनेगी ही क्यों? आप इस मसले को मेरे नज़रिए से देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, राजेश ने कहा। प्रतिमा का आपको न जानना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपका नाम और परिचय ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम कर देगा। मेरा या सुरेश का जिक्र किए बगैर आप उसे कुछ भी बता सकते हैं। मसलन यही कि देवराज मेहता की बीवी ने अपने पति की गतिविधियां वॉच कराने और प्रतिमा के साथ उसके ताल्लुकात खत्म कराने के लिए आपकी सेवाएं प्राप्त की है। आप उसके दिमाग में कील भांति ये गड़ा दीजिए कि अगर उसने देवराज के साथ अपनी रिश्तेदारी खत्म नहीं की तो सारी बात खुल जाएगी और वो खुद बदनामी की शिकार हो जाएगी। इसके अलावा और भी दूसरे खतरनाक नतीजों से आप उसे आगाह कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि प्रतिमा की वास्तव में देवराज मेहता से कोई रिश्तेदारी है? तुम्हारी बातों से सिर्फ इतना ही जाहिर होता है कि सुरेश को उन दोनों के परस्पर संबंध होने का महज शक है। क्या प्रतिमा ने अपने पति के सामने कबूल किया है कि उसके देवराज के साथ कैसे भी ताल्लुकात हैं? नहीं, सुरेश अपनी बीवी को इस मामले में बेकसूर समझता है। हालांकि बार में मुझसे मुलाकात के समय उस पर विस्की का खास असर था और उसकी बातों में बेतरतीबी भी थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात पर दृढ़ विश्वास था कि देवराज मेहता उसकी बीवी पर डोरे डाल रहा है और वो भी उसकी ओर आकर्षित हो रही है। अलबत्ता सुरेश नहीं जानता कि वाकई उन दोनों के आपस में शारीरिक संबंध है या नहीं। क्योंकि वो अभी भी प्रतिमा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए ये बात उसे पगलाए दे रही है और वो देवराज मेहता के खून का प्यासा हो उठा है। अजीब अजीब किस्म के पागल भरे पड़े हैं दुनिया में, सुधीर धनिक खींच मिश्रित ढंग से बोला। तुम्हारा दोस्त सुरेश अकल से खारिज मालूम होता है। बेवकूफ़ आदमी खून करके फांसी चढ़ने को तैयार है, लेकिन सारे फसाद की जड़ अपनी बीवी को टोकना तक नहीं चाहता। अगर बीवी की बदचलनी इतनी ही बुरी लगती है तो उससे तलाक क्यों नहीं ले लेता? फिर उसकी बला से वो चाहे जहां मुंह काला करती फिरे। और अगर इसी कदर दीवाना है तो उसकी करतूतों से आंख क्यों नहीं फेर लेता? इसलिए कि वो जवान है और बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तुम्हारी निगाह में जो कुछ वो करना चाहता है वो समझदारी का काम है। सवाल मेरी और आपकी निगाह का नहीं है। फिर किस बात का है? मेरे और आपके दर्शन शास्त्र बघारने से हालत नहीं बदलेंगे। सीधी सी बात है, दो जवान व्यक्ति ऐसी बेढब स्थिति में फंस गए हैं कि अगर मुनासिब कदम नहीं उठाया गया तो मामला हत्या तक पहुंच जाएगा। सुनो, सुधीर कुछ सोचता हुआ बोला, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? इन दोनों मियाँ बीवी से कुछ कहने की बजाय देवराज से कहो कि वो इस किस्से को यहीं खत्म करके इससे अलग हट जाए। आप उस हरामजादे को नहीं जानते इसलिए ऐसा कह रहे हैं, राजेश नफरत भरे स्वर में बोला। वो रंगासियार है, उसका अखबार तमाम साप्ताहिक पत्रों में सबसे ज़्यादा बिकता है। जुआ घरों, अय्यासी के अड्डों, गैरकानूनी शराब की खरीद फरोख्त के ठिकानों,
नाइट क्लबों, बदनाम होटलों वगैरह की ऐसी सनसनीखेज खबरें छापता है जिन्हें दूसरे अखबार वाले छूने तक का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के राजनीतिबाजों से उसकी गहरी घुसपैठ है। विपक्षी दलों के नेताओं पर कीचड़ उछालने का कोई मौका वो नहीं छोड़ता। फलस्वरूप खासी दौलत इकट्ठी कर ली है। औरत खोर ऐसा है कि अगर उसकी अपनी कोई बहन भी होती तो उस कमीने ने उसे भी बहन नहीं समझना था। खुदा के फजल से व्यक्तित्व भी ऐसा पाया है कि उसके एक इशारे पर अधिकांश औरतें उसके साथ हमबिस्तर होने को तैयार हो सकती है। जिद्दी और अहंकारी इतना है कि आप तो समझाने की बात करते हैं, लेकिन वो धमकी या दबाव में भी अपने इरादे से बाज नहीं आने वाला है। सुधीर ने हैरानगी भरे अंदाज में राजेश को देखा। देवराज मेहता संबंधी ये बातें उसके लिए ताज़ा सूचनाओं से कम नहीं थी। दूसरी ओर प्रतिमा की खूबसूरती में भी वो सब कुछ है कि देखो तो बस देखते ही रह जाओ। ऊपर से वो है भी आधुनिका और स्वच्छंद विचारों वाली। राजेश कहता गया, भला औरतों का रसिया देवराज मेहता उसे अपनी हवस का शिकार बनाने से खुद को कैसे रोक सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि सुरेश को प्रतिमा से दीवानगी की हद तक मोहब्बत है। उस बेचारे ने बीवी की फिजूल खर्ची से निपटने और उसे खुश रखने की खातिर ही उस कमीने के यहाँ पार्ट टाइम नौकरी ज्वाइन की थी। हो सकता है देवराज मेहता उसकी इस कमजोरी को भांप गया हो, इसलिए उसे प्रतिमा आसानी से हासिल हो सकने वाली नजर आई हो और उसने चक्कर चला दिया हो। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि देवराज मेहता वाकई गोली मार दिए जाने के काबिल आदमी है। बेशक वो है ही इस काबिल। उस जैसे नीच आदमी को तो बीच चौराहे पर शूट किया जाना चाहिए, लेकिन हमारा समाज इतना इनकलाबी नहीं है। मौजूदा हालात में उसे शूट करने वाले को मेडल नहीं, फांसी का फंदा मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही इस किस्से को ख़त्म कर दिया जाए, और इसका इकलौता तरीका वही है जो मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, यानी प्रतिमा दुग्गल को समझाने की कोशिश की जाए। कोशिश नहीं, उसके दिमाग में ये बात ठोक ठोक कर बैठा दी जाए कि देवराज से रिश्ता बनाए रखकर वो आग से नहीं बल्कि एटम बम से खेल रही है। राजेश बोला, आप सुरेश को नहीं जानते, ना ही आज आपने उसके दिल का दर्द और खौफनाक इरादा सुना है। वो बहुत ही जिंदा दिल और यारों का यार आदमी है, लेकिन देवराज मेहता के कमीनेपन ने उसकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। मुझे उस बेचारे से पूरी हमदर्दी है। देवराज को तो चाहे अभी मार दिया जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सुरेश को फांसी पर लटकना पड़े। आप प्रतिमा से मिलकर उसे हालात की गंभीरता का पूरा पूरा एहसास करा दें। सुरेश ने देवराज मेहता को शूट कर देने के अलावा एक और भी बात नशे की झोंक में दोहराई थी। अगले सप्ताह वो 10 दिन के लिए स्नोफॉल देखने मसूरी जा रहा है। प्रतिमा के बार बार कहने पर ही उसने ये प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अब वो जाना नहीं चाहती। कहती है सुरेश अकेला ही चला जाए, वो यहीं रहेगी। इस बात ने सुरेश को बड़े पुख्ता ढंग से यकीन दिला दिया है कि देवराज मेहता और प्रतिमा मिलकर वाकई कोई खिचड़ी पका रहे हैं। प्रतिमा उसे बाहर भेजकर उसकी गैर मौजूदगी में देवराज के साथ खुलकर ऐश करना चाहती है। हो सकता है प्रतिमा की नीयत वाकई ऐसा कुछ करने की हो, लेकिन मैं इस पर हरगिज भी यकीन करने को तैयार नहीं हूँ कि प्रतिमा चाहती होगी उसका पति देवराज मेहता को मारकर फांसी पर चढ़ जाए। मेरा ख्याल है आप इस ढंग से उसे समझाएंगे तो उसका दिमाग ज़रूर सही ठिकाने पर आ जाएगा। आपके जाने से वो ये भी नहीं सोच सकेगी कि आपको सुरेश ने भेजा होगा, जबकि मेरे जाने से वो सीधा यही शक करेगी। सुधीर कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा। मैं नहीं समझता कि तुम्हारी ये तरकीब कारगर साबित होगी। अंत में वो बोला, मेरे ख्याल से हमें इंस्पेक्टर विजय कुमार की मदद लेनी चाहिए इस मामले में। राजेश सुधीर को घूरने पर विवश हो गया। वो इसमें क्या करेगा? उसने पूछा। अपने पुलिसिया रौब से प्रतिमा दुग्गल का दिमाग मुकम्मल तरीके से दुरुस्त कर सकता है। सुरेश दुग्गल को गिरफ्तार कर सकता है। उसे उसके भयानक इरादे से बाज आने का ऐसा सबक सिखा सकता है जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। देवराज की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड भी दे सकता है। इनके अलावा और भी दर्जनों ऐसे तरीके वो सुझा सकता है जो तुम्हारे तरीके से कई गुना बेहतर साबित हो सकते हैं। लगता है आप सीरियस नहीं हैं, राजेश शुद्ध भाव से बोला, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। कैसे? कैसे क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही आपके बताए किसी तरीके से इस वारदात को रोका जा सकता है। इसे रोकने का इकलौता मुनासिब तरीका प्रतिमा को खुदा का खौफ दिखाकर उसके दिमाग को ठिकाने पर लाना है, और इस काम को अंजाम देने वाले इकलौते मुनासिब आदमी आप हैं। ठीक है, ज़्यादा मस्का मत लगाओ, सुधीर अनिच्छापूर्वक बोला। साफ साफ बताओ मैंने करना क्या है? राजेश ने राहत की पूरी एक लंबी सांस ली। वो पहली बार मुस्कुराया। अभी 6:45 बजे हैं। वो अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालता हुआ बोला, आप 8 बजे के करीब यहाँ से प्रतिमा के पास चले जाइए। उस वक्त सुरेश घर पर नहीं होगा। वो बता रहा था कि 8:30 बजे उसका किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। बार में सुरेश की बातचीत सुनने और उसके रंग ढंग देख चुकने के बाद मैं समझता हूँ इस मामले में लापरवाही बरतना या ज़्यादा देर करना खतरनाक साबित हो सकता है।
आप प्रतिमा के साथ सख्ती से पेश आकर उसे इस कदर डरा दें वो देवराज मेहता से फिर कभी मिलने का नाम न ले और अगले हफ्ते स्नोफॉल देखने सुरेश के साथ चली जाए। तनिक रुककर वो बोला, मैं भी आज रात में किसी वक्त सुरेश से मिल लूँगा। उसे इस बात के लिए रजामंद करूँगा कि वो देवराज मेहता की नौकरी छोड़ दे। एडवेंचर जैसे प्रतिष्ठित अखबार के किसी खुददार रिपोर्टर का देवराज मेहता के बेहुदा वीकली के लिए रात में गलत ठिकानों और अड्डों में भटकना लानत की बात है। वैसे भी एक अखबार में फुल टाइम नौकरी करते हुए दूसरे पेपर के लिए पार्ट टाइम करना सरासर गलत है। आप भी प्रतिमा से कहिए कि सुरेश पर पार्ट टाइम नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उसे समझाइए कि अतिरिक्त आमदनी के लालच को छोड़कर खैरियत इसी में है कि वो अपने पति सहित देवराज के साय तक से दूर रहे। लेकिन मैं उसे ये यकीन कैसे दिलाऊंगा कि वाकई ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? राजेश बेसब्री से उसे बीच में टोकता हुआ बोला, जबकि गोली देने में आप मुझसे ज्यादा उस्ताद हैं। खुद को उसके पति का दोस्त जाहिर करने के अलावा और जो चाहे कह दीजिए। फिर भी मुझे देवराज और प्रतिमा के आशनाई के बारे में थोड़े बहुत तथ्यों की जानकारी तो होनी ही चाहिए, वरना मैं ये दावा कैसे कर सकूंगा कि अपने पति को वॉच कराने के लिए देवराज की बीवी ने मेरी सेवाएं प्राप्त की थी और मैं उसे वॉच करता हुआ प्रतिमा तक पहुंच गया। राजेश को मानना पड़ा कि सुधीर की बात वास्तव में दमदार थी। ऐसी कोई ठोस जानकारी तो खुद मेरे पास भी नहीं है। वो बोला, सुरेश की बातों से मैं सिर्फ इतना ही समझ सका हूं कि यह सिलसिला करीब 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था। देवराज मेहता के निर्देश पर सुरेश ने एक रात नाइट क्लब में जाना था, लेकिन नाइट क्लब के नियम अनुसार कोई भी आदमी वहां अकेला नहीं जा सकता, साथ में स्त्री होनी जरूरी है। देवराज ने सुझाव दिया पेपर के खर्चे पर सुरेश अपनी बीवी को साथ ले जाए। सुरेश ने यही किया। बाद में किसी लड़की के साथ देवराज मेहता भी वहां पहुंच गया। इस तरह देवराज मेहता और प्रतिमा का पहली बार परिचय हुआ। एक सप्ताह के अंदर विभिन्न रात्रि स्थलों पर इसी ढंग से 4 दफा दोनों की मुलाकातें हुई। आधुनिक और स्वच्छंद विचारों वाली प्रतिमा कंपनी पाकर बहुत खुश होती थी। फिर कई बार ऐसा हुआ कि सुरेश को शहर के दूसरे कोने में काम से भेजकर देवराज प्रतिमा से अकेला भी मिला। हो सकता है इन मुलाकातों के पीछे उन दोनों का कोई गलत मकसद ना रहा हो, लेकिन सुरेश को पक्का यकीन है कि मालिक होने की अपनी हैसियत को देवराज मेहता गलत ढंग से इस्तेमाल करता है। उसे जानबूझकर दूर ऐसी जगहों पर ऐसे कामों से भेजता रहता है ताकि वो जल्दी ना लौट पाए, और इस बीच खुद देवराज मेहता उसकी बीवी के साथ आशनाई की पूरी सहूलियत पा सके। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद वो यकीनी तौर पर नहीं जानता कि उन दोनों के बीच जिस्मानी ताल्लुकात है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ, अगर प्रतिमा मेरी हर कही गई बात से इनकार कर देती है तो मैं उसे कोई भी ऐसा वाकया नहीं सुना सकता जिससे उसे यकीन हो जाए कि मैं वास्तव में देवराज मेहता पर नजर रखता रहा हूँ, और उन दोनों की काली करतूतों का ठोस तो दूर मामूली सबूत भी मेरे पास नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति है, राजेश व्यवस्था पूर्वक बोला। आपको ऐसा जाहिर करना पड़ेगा कि वो समझ बैठे कि गोलमोल ढंग से जितना आप उसे बता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा और ठोस जानकारियां आपके पास है। तुम खामखा हवाबाजी की बातें कर रहे हो राजेश, सुधीर बोरियादेव खींच भरे स्वर से बोला। तुम्हारा ये तरीका एकदम बकवास है। अगर वो औरत जरा भी समझदार हुई तो फौरन समझ जाएगी कि मैं जबरदस्ती झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मैं प्रतिमा से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत भारी। कैसे? सुनिए, सुरेश के कहने के मुताबिक ये तय बात है कि देवराज मेहता और प्रतिमा के बीच कुछ ऐसा वैसा जरूर है। ये ऐसा वैसा किस हद तक है हम नहीं जानते। अब आप इस ढंग से सोचिए कि पति को धोखा देकर गैर मर्द के साथ आशनाई करने वाली प्रतिमा के मन में क्या अपराध भावना घर नहीं कर गई होगी। मेरा दावा है कि किसी जासूस को अपने दरवाजे पर पाकर जरूर प्रतिमा के छक्के छूट जाएंगे। तुम बहुत ही बेहुदा और बेसर पैर किस्म का काम कराना चाहते हो मुझसे, सुधीर बड़े ही निरुत्साहित ढंग से बोला। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर ये भी करूँगा। ये बताओ, सुरेश दुग्गल रहता कहाँ है? लिटन रोड पर 32 नंबर की 4 मंजिल इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर दाईं और पहला फ्लैट उसी का है। सुधीर ने एक कागज पर नोट कर लिया। ठीक है, वो बोला, कल सुबह चला जाऊंगा। नहीं, तब तक हो सकता है बहुत देर हो जाए, राजेश ने हड़बड़ाकर कहा। फिर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 7:30 बज रहे हैं। आप अभी चले जाइए, पहुंचने में 35-40 मिनट लगेंगे। तब तक करीब 8 बज जाएंगे। उस वक्त सुरेश भी घर पर नहीं होगा। अच्छा भाई, सुधीर खड़ा होकर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। और सुनिए, प्रतिमा से मिलने के बाद आप सीधा अपने फ्लैट पर ही पहुंचिएगा। वो किस लिए? इसलिए कि राजेश दी ग्रेट अपनी सालगिरह का जश्न बड़ी धूमधाम से आपके दरे दौलत पर ही मनाएंगे। राजेश मूड में आता हुआ बोला। इस मेहरबानी की कोई खास वजह है? बेशक। क्या? खाकसार नहीं चाहता, राजेश ठेठ लखनवी अंदाज में बोला। जनाब सरलक होम्स को इस नाचीज के झोपड़े पर तशरीफ लाने की जहमत उठानी पड़े। लेकिन सपना का क्या रहेगा? वो तो तुम्हारे घर पहुंच भी चुकी होगी।
ये नाचीज गुलाम उस हसीना को भी हुजूर आला की खिदमत में पेश कर देगा। राजेश ने बड़ी अदा से सर झुकाकर कहा। सुधीर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, वो अपने डेस्क के पीछे से निकलता हुआ बोला। तुम ऑफिस लॉक करके चाबी साथ ले जाना, और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जो हुक्म मेरे आका, राजेश बड़े अदब से सर झुकाकर बोला। सुधीर मुस्कुराता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये था लाश का रहस्य नॉवल का पहला पार्ट। आपको प्रकाश भारती जी का ये नॉवल कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।